एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में इस बार मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण लेकर जो भूचाल आया है, इसको लेकर छगन भुजबल ने बयान दिया है ओबीसी का समर्थन करते हुए कि आर पार की लड़ाई होगी। इसके क्या कुछ मायने महाराष्ट्र क्रांति में निकलेंगे और इसी के साथ साथ राम मंदिर 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का इनोग्रेशन होना है, इसको शिवसेना कैसे देखती है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है उद्योग गुट शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत। अरविंद सावंत जी, आपका बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम। नमस्कार, जय हिंद। अरविंद सावंत जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल जी का बयान सामने आया और उन्होंने कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को मुखर आवाज में अपनाते हुए आर पार की खुली चुनौती दी है। इसको कैसे देखते हैं आप और इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना असर दिखाई देगा आपको? पहली बात ऐसी है कि ये सारे मसले जो चल रहे हैं, सामाजिक मसले को राजनीतिक रूप दिया गया। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, उनकी विचारधारा, उन्होंने शिवसेना का निर्माण किया ना, उसी वक्त एक बढ़िया विचार इस देश, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, इस देश के लिए दिया। महाराष्ट्र में जनजातियां जनजातियां हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण हो, मराठा हो या गैर मराठा हो, उच्च हो नीच हो, दलित हो, स्पृश्य हो अस्पृश्य हो, 96 कुलवान हो या 92 कुलवान हो, सब जातियां गाड़ दो और मराठी करके इकट्ठे हो जाओ। दुर्भाग्यवश इस विचारधारा को किसी ने समझ नहीं पाए। स्वार्थ, निजी स्वार्थ, राजनीति, इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ा। लेकिन शिवसेना ने विचारधारा को बढ़ाया और शिवसेना इसके ऊपर गर्व करती है कि हमने कभी किसी को, वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने कभी किसी को किसकी जात नहीं पूछी। ये मंडल आयोग आने के बाद भी पूछना पड़ा, भैया चुनाव आया है, क्षेत्र आरक्षित हुआ है, क्या आप उस जाति के हो या नहीं हो, तब पूछना पड़ा। तो ये दर्द है हमारा, ये पहली बताता हूं, ये हमारी नींव है, विचारों की नींव है। ऐसी स्थिति में आज महाराष्ट्र में जो लड़ाई शुरू है, उस लड़ाई को आप अगर गहरी विचारों से उसको सोचेंगे तो आप पता चलेगा आपको कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है उसका मूल कारण क्या है। अपने नए भारत की बात की है जी। तो क्या नया भारत बना है? जिस नए भारत में बेरोजगार ढूंढ रहे हैं नौकरी के लिए, जिस नए भारत में शिक्षा में विषमता है, जिस नए भारत में किसान आत्महत्या कर रहा है, जिस नए भारत में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे भारत में जो युवा पीढ़ी गांव-गांव में है, वो किसी भी समाज की हो, आज थोड़ी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, लेकिन रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं मिल रही है। और शिक्षा के लिए अगर कहीं जाता है तो उसकी जाति, उसके आड़िया के, उसे बोलते हैं आप ऊंची जाति के, तो आपको पूरा फी भरना पड़ेगा। गरीब है वो जी, लेकिन किसी जात का है तो फी कहां से भरेगा बेचारा? तो वो एक दिक्कत है। उस दिक्कत को वंदनीय शिवसेना प्रमुख ने कहा था, इस देश में 2 जाति होनी चाहिए, एक गरीब दूसरा अमीर, बस कोई जात नहीं। गरीब किसी भी जात पात पंथ धर्म प्रांत का हो, उसे मदद करो, उसे ऊपर लाओ। तो इसको इस सोच को लेके ये जो खड़े हुए ना, क्योंकि एक जमाना था किसी समाज के पास बहुत जमीन थी, जुमला था, सब कुछ था, आज नहीं है। आज गरीब है, अब गरीब है, शिक्षा में पैसे नहीं है, शिक्षा पाई तो जॉब नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या करे? तो आरक्षण मांगने की बात आई। ये आरक्षण का मूल कारण हुआ है। अब ये लड़ाई क्यों हुई? आरक्षण क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि संविधान, इंदिरा सहानी करके केस हुई थी सर्वोच्च न्यायालय में जी। उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान हमें अनुमति नहीं देता, 50% से आगे अगर आरक्षण हो गया तो संविधान अनुमति नहीं देता आरक्षण बढ़ाने की। अगर बढ़ाना है तो वहां कानून बदल डालो या संविधान में संशोधन करो। वो कारण लेकर हमारे मराठा समाज के लोग आए
उनके जयराम के पाटिल करके उनका नेता है, उन्होंने अनशन बैठे, मांग की, सरकार तारीख पे तारीख देती जा रही है। मुझे समझ नहीं आया राज्य के तहत यह ताकत है क्या ये कानून बनाने की। तब उन्होंने कहा कि हम सबको ओबीसी बनाओ। ओबीसी नेता यहां आगे खड़े हो गए, वो बोले हमको उनको ओबीसी बनेंगे तो हम 27% जितने लोग हैं उसमें जनसंख्या और बढ़ेगी तो हमें क्या मिलेगा। तो वो लोग तरह है, उन्होंने वो सारा विपक्ष का रोल खेलना शुरू किया। दूसरी तरफ धनगर समाज वो रास्ते पर आया है, अब आदिवासी समाज वो भी रास्ते पर आया है। क्या लेके जा रहे हैं महाराष्ट्र को हम। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, कहा रख दिया आपने महाराष्ट्र को, मराठी में कहा था कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र। तो कहा लेके गए आप महाराष्ट्र को, देखो आप जाति जाति में झगड़े लगा के बैठे हो आप, और आपके मंत्रिमंडल में जो मंत्री है वो ओबीसी समाज का नेतृत्व कर रहा है और चैलेंज करता है, फिर भी आप मंत्रिमंडल से निकालते नहीं हो। ना मुख्यमंत्री कुछ बोलते, ना दोनों उप मुख्यमंत्री कुछ बात कर रहे हैं, चुप क्यों हो भैया। या तो ये कहो कि वो जो कह रहे हो सही है, या तो कहो कि गलत है, दोनों में नहीं कहते हो आप। दूसरी तरफ उनको आपने तारीख देके रखी 24 दिसंबर की, इसलिए पिछले हफ्ते ही हम आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब के मार्गदर्शन पर महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले और हमने महामहिम राष्ट्रपति को एक निवेदन दे दिया और कहा, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, संविधान के तहत 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते। हमारे महाराष्ट्र में आज ही 50% आरक्षण दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, एक संसद का एक विशेष सत्र बुलाइए, या आने वाले सत्र में संविधान में संशोधन करके इसकी मर्यादा बढ़ाए, ताकि वो अगर मर्यादा बढ़ती है तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे, शांति बरकरार रहेगी। उसमें मराठा है, धनगर है और आदिवासी है, बहुत सारे लोग हैं। मैंने तो लोकसभा में अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों में मैं बार बार ही कहता रहा कि जितनी भी जातियां जनजातियां, जैसे गुजरात में पटेल समाज है जी, हरियाणा में पंजाब में जाट समाज है, वो भी तो मांग कर रहे हैं। तो ये सारी स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। उसे अगर उसकी दखल आप लेते हो तो संविधान में संशोधन करो, और कहां संशोधन करके कि हमने इसकी मर्यादा 70% कर दी है। अगर 70%, 75% जो भी आपको सही लगा, और कहो कि इसके बाद में राज्य में कोई भी ऐसा पिछड़ा वर्ग नहीं रहना चाहिए जो इन सारे आरक्षणों से वंचित रहेगा, तो ढूंढ लो राज्य को। क्यों? क्योंकि जनजाति जनजातियां सभी राज्यों को पता है जी। जैसे हमारे पास धनगर की बात आती है, हम धनगर कहते हैं, वहां धनगढ़ कहते हैं। अब धनगढ़ और धनगर र ड ये 2 अक्षरों के लिए हमारे महाराष्ट्र के धनगरों को अभी भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो वो भी रास्ते पर है। तो ये सारी स्थिति इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण की। उनकी विचारों की नींव ही देशोन्मुख है जी। देश पैदा करना, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जाति जनजातियां, चुप कर बैठते हो। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब जब मुख्यमंत्री थे तभी यही इन्होंने नाटक किया था, और यही देवेंद्र जी फडणवीस साहब उस वक्त बोल रहे थे, विपक्ष के नेता थे, बोले हमारी सरकार है तो 40 दिन में हम उनको आरक्षण देंगे। अब 1.5 वर्ष हो गया उनको, 40 दिन कहां गए पूछ लो उनसे। यही स्थिति उन्होंने हमारे महाराष्ट्र में इतना अस्थिर करने की कोशिश की है। हमारे यहाँ जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट है जी, लाख कर्मचारी है उसमें, वो ट्रांसपोर्ट है, महामंडल है, कॉर्पोरेशन है जी। तो वो कॉर्पोरेशन में कहने लगे उनको सबको, इनका सबका विलीनीकरण आप राज्य की सरकार के कर्मचारियों में करो। ये मांग को लेकर भाजपा रास्ते पे उतरी, उनके विधायक जाके आंदोलन में उतरे। शरद पवार जैसे ज्येष्ठ नेता के घर पे पथराव किया गया विलीनीकरण की मांग के लिए जी। 1.5 वर्ष हो गया, किया विलीनीकरण आपने, क्यों झूठ बोलते हो? बस झूठ बोलकर सत्ता पाना जी, यही मकसद है। अरविंद सावंत जी, मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। छगन भुजबल की बात और प्रतिक्रिया के बाद कहीं न कहीं बीजेपी के जो ओबीसी नेता है उनका बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि छगन भुजबल जी को नेतृत्व देना चाहिए, उनको यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बना देना चाहिए कहीं ना कहीं।
और ये भी बात सामने रही कि इनकी एक अलग पार्टी बना देनी चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? सही बात है। क्या उनकी पार्टी क्या कहती है? मैं इसलिए तो मैंने कहा ना, वे पार्टी की बात छोड़ो, उनका नेतृत्व तो चुप है, तो पार्टी का कार्यकर्ता क्या बोलेगा? वो तो चुप बैठेगा ना। भाई देवेंद्र फडणवीस चुप है, वहां हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब चुप कर बैठे, वो तो बीमारी गिरते ऐसे कुछ हो गया तो तीसरे बस वो दाढ़ी लेके घूम रहे हैं, बाकी क्या है जी? क्या कर क्या रहे हो आप? अरविंद सावंत जी, इसके लिए महाराष्ट्र की जो व्यतीत हूँ सर, मैं व्यतीत हूँ जी। ये राजनीति का कोई अच्छा हो गया ये नहीं है। जो वंदनीय बाला साहब ने सारे मराठी समाज को इकट्ठा होने की बात की, वो तुम दीवारें खड़ी कर रही हो आप जी। अरविंद सावंत जी, मराठा आरक्षण के जुड़े जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कहीं न कहीं छगन भुजबल जो है कैबिनेट मंत्री हैं और ऐसे में उनका एक संवैधानिक पद है, उनको उनकी मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ ओबीसी जाति से आते हैं इसलिए उनका समर्थन कर रहे हैं और वन साइडेड वो कहीं न कहीं बात भी कर रहे हैं, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? एकदम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात वो भी ध्यान में रखना, देश के प्रधानमंत्री जी भी आजकल जात की बात करते हैं ना। छत्तीसगढ़ की प्रचार सभा में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं ओबीसी हूं। अब देश के प्रधानमंत्री को अपनी जात याद आई तो गरीब नागरिक की क्या बात होगी? तो उसी को तो देख रहे छगन भुजबल, वो कहते मैं भी कहता हूं। अगर गलत है ना तो कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती? क्यों नहीं सरकार कहती इस्तीफा दे दो, जो कुछ करना है करो, इस्तीफा दे दो, नहीं तो हम निकाल देंगे आपको मंत्रिमंडल से। क्यों नहीं कहती? दुगना है ना, ये दोगलापन जो है ना, वो दोगलापन समझने की कोशिश करो। अरविंद सावंत जी, 22 तारीख को जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इनॉग्रेशन होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सारे ही कहीं ना कहीं फ्रंट मोड पे उसकी तरफ से खेल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए भैया, राम मंदिर का निर्माण हो इसलिए इस देश में किसी ने आवाज दी, विश्व हिंदू परिषद करती रही, लेकिन इसका कोई दखल, सारे लोग उसको दखल अंदाज करते थे। राम मंदिर के निर्माण के लिए देश में किसी ने आवाज दी है तो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने आवाज दी, राम मंदिर हमारे देश में होना चाहिए। और उसी को लेकर उन्होंने गर्व से कहा हिंदू करके घोषणा नारा लगाया, उस नारों को लेकर चुनाव लड़ा, चुनाव में उनके ऊपर माननीय न्यायालय ने कार्रवाई की, उनका मतदान करने का हक भी छीन लिया गया। 6 वर्ष चुनाव तो लड़ना नहीं है, लेकिन जो संविधान ने दिया हुआ इतनी बड़ी सजा उन्होंने भुगत ली। बाद में हम सब गठबंधन में थे तो हमारे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब महाराष्ट्र में रैलियां कर रहे थे और वो एक नारा देते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम साथ में थे ना, फिर भी हम बोल रहे थे, क्योंकि मंदिर में के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं थी। उल्टा उन्होंने वो भी कहा, आदरणीय उद्धव साहब ने कहा कानून बनाकर मंदिर के लिए निर्माण करो, मंदिर का निर्माण करो। कानून नहीं बनाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दे दिया। उस न्याय के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सांसद बनाया गया। देश देखता है भैया। अब 22 तारीख को निर्माण, मुझे समझ भी नहीं आता है कि मंदिर ट्रस्ट के पास है ना जी, तो ट्रस्ट के लोग नारा नहीं दे रहे, राजनीतिक दल के नेता नारा देते हैं 22 तारीख को मंदिर खुलेगा। तुम कौन हो मंदिर के? अगर तुम भक्त हो तो हम भी भक्त है ना, तुम्हें किसने अधिकार दिया नारा देने का? वो ट्रस्ट कहेगा 22 तारीख को खुलेगा। और ऊपर जाकर मध्य प्रदेश में आपने तो चुनाव में कह दिया वोट करो हमें, हम राम लल्ला का दर्शन मुफ्त में कराएंगे। अरे वाह, ये संविधान की धज्जी उड़ाना है जी, इस संविधान की धज्जी उड़ाना है। जब इस तरह का माहौल देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री निर्माण करते तो छगन भुजबल क्या बात है, कौन सी बात है जी? उनको किसने रोका? इलेक्शन कमीशन ने रोका, सर्वोच्च न्यायालय रोक रहा है, कोई रोक रहा है उनको? ऐसा नहीं कह सकते आप, कह रहा है कोई? एक ही आदमी है, उद्धव जी ठाकरे साहब कह रहे गलत है। अगर आपने अनुमति दी है तो हमें भी पता चलो, हम भी प्रचार करेंगे बाद में जी। तो ये मंदिर निर्माण 22 तारीख को जो है वो वंदनीय शिवसेना प्रमुख ने नींव डाली उस राम मंदिर के विचारों के निर्माण के लिए, उसकी परिणति है, उसको बोल रहे हैं।
और ये चाहते कि उनको भूल जाए, लोग नहीं भूलेंगे। जी अरविंद सावंत जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है और ये सवाल INDI गठबंधन को लेकर के है कि क्यों कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के अंदर जो एक खटास देखने को मिली है, उसके बाद क्या ऐसे ही हालात महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तब भी देखने को मिलेंगे, या इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है, या फिर ये कहें कि 2024 लोकसभा चुनाव आने से पहले गठबंधन बिखर जाएगा, जिस प्रकार से बीजेपी आरोप लगा रही है? बीजेपी का कहना है वो चाहते हैं बिखर नहीं जाएगा, वो चाहते हैं बिखरे, इसलिए तो करते रहते कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। लॉन्ड्री है ना, ब्लैकमेल करो, लॉन्ड्री में आ जाओ, वॉश आउट हो जाओ, फिर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। संवैधानिक संस्थाओं का गैर उपयोग अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सब जो कहते हैं ना इस तरह के, दूसरे का बुरा हो जाएगा तो मेरा अच्छा हो गया, ये सोच लेता। विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर है। राज्यों राज्यों में पार्टियां बनी है, बड़ी है, तो एक दिन के अंदर परिवार भी नहीं होता इतना इकट्ठा, शादी के बाद में भी समझ आता है। यहां तो हम 25 वर्ष इनके साथ रहे ना, तो नहीं होता था क्या? आवाज आती थी, बाला साहब भी कहते थे ना, कमल की अजय कबड़ी कहते थे उनको। तो ये सारी चीजें होती रहती है, फिर भी गठबंधन रहता था, तो ये चलेगा। छोटा मोटा है, बर्तन बर्तन की आवाज होती है, नजदीक रहेगा तो पारिवारिक है, हो जाएगा। क्योंकि वो सब जानते हैं कि देश की संविधान को अगर बरकरार रखना है, बचाना है, देश की जनतंत्र को अगर बचाना है, तो हमें इकट्ठा आना ही होगा। देखिए आज मणिपुर की आवाज प्रधानमंत्री आज तक कुछ नहीं बोली, अब तो अखबारों में न्यूज आना भी बंद हुआ। मणिपुर शांत है, आपका कहना है क्या? सोचो कहा देश लेके जा रहे हैं। सत्यपाल मलिक जो बात कर रहे हो तो बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। तो देश इकट्ठा रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो हिंदुस्तान इकट्ठा होने की आवश्यकता है। ये अब जो द्वेष मूलक विचारधारा को लेकर कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जाति जनजाति में झगड़े लगा रहे हो ना जी, ये जो गड्ढे आप कर रहे हो, उसी गड्ढे में आप कभी ना कभी गिरोगे, इतना ध्यान में रखना। अरविंद सावंत जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।